हाय दोस्तों, हम हाजिर हैं आप सभी के लिए एएलपी एग्ज़ाम के लिए जो फिटर ट्रेड से तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी के लिए मैं फिटर ट्रेड का पूरा आपके लिए कोर्स लेकर आया हूं। आपको इसके अलावा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जो फिटर ट्रेड से एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हैं एएलपी के लिए, मैं उनके लिए क्लासेस लेकर आया हूँ। समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, उसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। मैं पहले चैप्टर से लेके स्टार्ट करने वाला हूँ और आप सभी पूरी प्लेलिस्ट मैं डालूँगा। पूरी प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेंगे एएलपी में फिटर के लिए, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर आएगा क्या, कैसे पढ़ना है। तो एक बात मैं आप सभी से बता दूं कि पढ़ना तो पड़ता है। अगर आप फिटर ट्रेड से उसे भर रहे हैं तो फिटर ट्रेड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो आपसे जानना ही यही चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपने किसी सब्जेक्ट को कितना डीपली पढ़ा है। तो आप अगर उसे भर रहे हैं, फिटर ट्रेड से भर रहे हैं, तो फिटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फिटर ट्रेड एक्चुअली में, फिटर ट्रेड के अंदर होता क्या है कि किसी मशीन को अगर हम तैयार कर रहे हैं, उसके हमारे पास पार्ट्स हैं, उसे हम तैयार कर रहे हैं, तो असेंबलिंग बोलते हैं उसे असेंबल करते हैं। असेंबलिंग बोलते हैं ना, तो असेंबल करते हैं। जैसे कंप्यूटर असेंबल कराने जाते हैं, ऐसे ही पार्ट्स अगर हमारे पास हैं तो हम पूरी मशीन को असेंबल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमारा ट्रेड का परिचय, पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा, ट्रेड का परिचय और सुरक्षा सावधानी। तो ट्रेड का परिचय ही मैं आपको दे रहा हूँ कि मशीन युग, जो आपको परिचय में लिखा हुआ है कि वर्तमान में जो मशीन युग है वो पहिए से लेकर कहाँ पहुँच चुका है। ये आप सभी जानते हैं कि इसरो ने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च भी कर दिया है। तो मैं इसी बात को आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इसरो जैसी कंपनियाँ भी ट्रेड के लिए, इस फिटर ट्रेड के लिए वैकेंसीज़ निकालती हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से हमारे साथ नॉलेज लेंगे और इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी आपके अनुज एक्टिव चैनल से। आपको लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी, आप वहाँ से अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्तमान युग में मशीन का युग है। पहिए के रूप में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होकर सेमी ऑटोमाइजेशन अब कंप्यूटराइजेशन के रूप में आ चुका है ना। आप देख सकते हैं सेमी ऑटोमाइजेशन बीच में आया था। अगर बच्चे आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो पहिया जब हमने पहिए को घुमाने से लेकर, शुरुआत में हमने बैलगाड़ी बनाई है ना, उस पर सामान ढोया, फिर हमने सेमी ऑटोमाइजेशन बनाया, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह आ जाती हैं उसमें। फिर हमारा कंप्यूटराइजेशन आ गया, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम कंप्यूटर बेस काम कर लेते हैं। जैसे आप छोटी सी नॉलेज ये ले ली, यहाँ से समझ लीजिए कि आप जाते हैं कंप्यूटर से प्रिंट निकलवाने, तो प्रिंटर अपने आप कमांड लेता है, पेज अपने आप उठाता है, उसे बोलते हैं कंप्यूटराइजेशन युग। ओके। औद्योगिक संस्थान में अनेक प्रकार के व्यावसायिक कार्य होते हैं। इन कार्यों को करने हेतु कुशल मानव श्रम की आवश्यकता होती है। अगर कोई बिना पढ़ा लिखा, बिना नॉलेज का कोई भी बंदा काम करेगा तो वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है और उसने इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखा हुआ नहीं है और आप उसे बुलाकर लाते हैं कि हमारे घर की ये चीज़ सही कर दो, तो वो डेफ़िनेटली उस चीज़ को सही करने की बजाय और ख़राब करके जाएगा। यानी आपका 100 रुपये का काम आपको पूरी चीज़ लानी पड़ेगी, वो उसमें और ज़्यादा फ़ाल्ट कर जाएगा वो। तो कुशल मानव श्रम ही मशीनों या यथोचित संचालन करने में सक्षम होता है। मतलब कोई भी, किसी भी किस्म की लापरवाही, जैसे अभी आपने ट्रेन हादसा देखा था, इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, वो किसी न किसी अकुशल व्यक्ति के भर्ती हो जाने से हुआ है। यानी वहाँ पे कोई अकुशल व्यक्ति भर्ती हुआ है। वो आप भी जानते हैं कि धांधलेबाजी चलती है ना, करप्शन है, तो हो जाता है। लेकिन उसका खामियाजा उन
बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ा जो बिना पढ़े भर्ती हो गए। तो मैं यही कहूँगा दोस्त, पढ़ो, जिससे कम से कम आपकी गलती से किसी की जान ना जाए या आपकी गलती से किसी का नुकसान ना हो, और भी कुछ नहीं, आपका नुकसान ना हो। सपोज़ करो कि आप अब वो काम कर रहे हैं और आपके अपने उसमें कुछ जगह हों और उन्हें नुकसान पहुँचे तो आपको कैसा लगेगा। तो आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, पढ़िए। प्रस्तुत पुस्तक ऐसे ही कुशल मानव श्रम को तैयार करने के लिए उद्देश्य से लिखी गई है। कुशल मानव श्रम निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न औजारों और मशीनों में कुशलतापूर्वक संचालन में सक्षम होता है। यानी कि सीधी सी बात है, उसे अपने औजारों का पूरा ज्ञान होता है जो वो औजार चला रहा है। आगे चलते हैं। परिचय हमने देख लिया कि हमारा फिटर में परिचय क्या होता है, कि असेंबल करना है यहाँ पे औजारों को, जो हमारे औजार हैं उसे एक जगह जोड़ने से मतलब हो सकता है, ठीक है। जोड़ना, फिटर का मतलब जोड़ना हो सकता है, ठीक करना हो सकता है ना। जोड़ना मतलब ठीक है। अब आते हैं, इस टॉपिक को हम थोड़ी देर बाद लेते हैं, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि यह हमें बताना क्या चाहता है। ये हमें कहना चाह रहा है कि व्यवहारिक कुशलता एवं इसकी उपयोगिता। किसी ट्रेड में दक्षता अर्जित कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ व्यवहारिक कुशलता मतलब उसका प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है, जो प्रशिक्षण उपरांत किसी भी प्रशिक्षु को सफलता की ऊंचाइयों से रूबरू करा देने में सक्षम होता है। अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, व्यवहार नहीं करता हो, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो व्यवहार कुशलता भी होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता मानव में प्रशिक्षु द्वारा सविवेक से अपने में उत्पन्न किया गया गुण है, जो उसके व्यवहारिक जीवन में कभी भी कहीं भी संपर्क में आने वाले व्यक्ति पर 1 मिनट में छाप छोड़ देता है। अब सपोज करो कोई इलेक्ट्रीशियन तुम्हारे घर में आया और वो अच्छे से बोलता नहीं है, उसकी बोलने चालने की, अब वो कितना भी अच्छा काम करता हो, अगर उसका व्यवहार आपके प्रति सही नहीं है, वो आपसे अच्छे से बोल नहीं रहा है, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपके घर आया है, तो वो आप उसे किसी और को नहीं बताएंगे। भले ही काम करवा लें, लेकिन उसे नहीं बताएंगे कि यार अच्छा आदमी नहीं है, बोलता नहीं है अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा पीछे हट जाता है, वो नहीं आगे नहीं बढ़ पाता। तो कहीं भी जाता है तो व्यक्ति मिलते हैं तो एमिट छाप छोड़ देता है, वो जो छाप मिटती नहीं है। व्यवहारिक कुशलता के साथ तकनीकी कौशल संयुक्त होकर प्रशिक्षु को एक कामयाब तकनीशियन का स्तर प्रदान कर सकता है। फिटर ट्रेड में दक्ष तकनीशियन के यदि कार्य को इंगित किया जाए तो सामान्य रूप से यह टेक्नीशियन पाइप, मशीन एवं बेंच फिटिंग जैसे कार्यों को अंजाम देने में सक्षम हो जाता है। वर्तमान में उद्यमों की बढ़ती संख्या और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार जैसे गतिविधियों के निरंतर जानकारी जारी रहने के कारण प्रशिक्षु के लिए प्रशिक्षण उपरांत पर्याप्त मात्रा में अवसर सुलभ है, ठीक है। व्यवहार कुशल फिटर आदि फिटर अपनी ये गलत पढ़ा गया। व्यवहार कुशल, जो व्यवहार में कुशल होता है, वो फिटर अपनी कार्य दक्षता के आधार पर अपने लिए व्यापक आजीविका का प्रबंध कर सकने में सक्षम होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि वो अपने, अगर कहीं काम नहीं भी मिलता है तो वो अपना काम स्वयं करके अपने काम को चला सकता है, अपना 2 वर्डों में कहूँ तो अपना पेट पाल सकता है। इसमें अगर किसी कंपनी की बात करें, अगर आप सपोज करते हैं कि आपकी नौकरी किसी कंपनी में लग जाती है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें आपकी जॉब लग जाती है, भले ही फिटर ट्रेड पे लगे और टेक्नीशियन पे लगे, ठीक है। एक छोटा लेवल माना जाता है। एक टेक्नीशियन का जैसे बाहर एक मज़दूर होता है, वैसा एक टेक्नीशियन का एक छोटा लेवल माना जाता है। लेकिन अगर उसमें कार्य दक्षता है और वो समझता है, चीज़ों को कर लेता है, तो उसका लेवल अच्छे से बढ़ा जाता है, सैलरी भी बढ़ती है अगर अच्छी कंपनी है, और बहुत अच्छा उसका जीवन हो जाता है।
जैसे मैं आपको आने वाले एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनियों में आप जॉब ले सकते हैं फिटर ट्रेड के माध्यम से, किस किस माध्यम से आप जा सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि ALP का एग्ज़ाम आने वाला है और आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। मैं इतना समझता हूँ कि आप सब तक ये वीडियो पहुँचेगा, आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी अपने कार्यों को अच्छे से कर पाऊँगा। एक इसमें होता है 5S। सीधा सीधा अब मैं क्वेश्चनों पे आता हूँ सीधा सीधा कि पूछता है और आपको जवाब नहीं पता होता, वहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो 5S जो डिप्लोमा करे हुए होते हैं उन्हें नहीं पता होता 5S, उसमें शायद नहीं बताते मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें मैंने कहीं देखा नहीं है। तो 5S एक संकल्पना है। संकल्पना से मतलब प्रारूप, जैसे घर का नक्शा तैयार करते हैं तो उससे पहले, घर बनाते हैं तो उससे पहले नक्शा तैयार होता है ना, कि यहाँ पे इस लेवल पे आके ये बनेगा, इस लेवल पे आके जब इतना बन जाएगा तो इतने दरवाजे लगेंगे, इतनी ऊंचाई पे दरवाज़ा लगेगा। तो वही वैसा ही जब किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट निर्माण हो रहा हो तो उसके पहले, सबसे लास्ट का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, तो उसमें 5S को जापान में इसे सबसे पहले लागू किया गया था। तो इसे जो हम समझा रहे हैं वो आपको भारतीय लेवल पर समझाएंगे। जापान में इसे किसी और, शायद किन्हीं और नामों से जानते हैं, वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, जब होता है तो मैं बताऊंगा आपको। 5S एक प्रणाली है जो एक व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया को कायम रखने हेतु अपव्यय को कम करता है। अपव्यय समझते हो? अपव्यय में होता है खर्च को कम करता है। ठीक है, अगर हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट सस्ता बनेगा, और सस्ता बनेगा तभी वो बाज़ार में बिक पाएगा, नहीं तो कंपटीशन में वो हार जाएगा। महंगा होगा तो कोई ख़रीदेगा नहीं। ठीक है, तो उत्पादकता बढ़ जाती है। उत्पादकता यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उसका एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाना होता है तो उत्पादकता बढ़ जाती है। ठीक है, संकेतों का उपयोग और अधिक तर्कसंगत परिचालन परिणाम प्राप्त करने में अपना योगदान देती है। इस विधि को लागू कर कार्य प्रणाली को अपनी वर्तमान स्थिति से व्यवस्थित किया जाता है, और आमतौर पर यह विधि किसी भी संगठन द्वारा लागू होने वाली प्रथम विधि है ना। तो संकल्पना के आधारभूत स्तंभ 5S संकल्पना। 5S संकल्पना में 5 स्तंभ हैं। सबसे पहला है सॉर्ट, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है साइन, चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन, और पांचवा है सस्टेन। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें चार्ट बताना क्या चाहता है, ये हमें सर्कल बताना क्या चाहता है। 5S इसमें सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहले नंबर पर इसने आपको ये पूछ लेगा कि 5S में चौथे नंबर पर किसका नंबर आता है। ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, और ऑप्शन में 5S में से चौथे नंबर पर स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है तो आपसे पूछ लेगा। ऐसे ही पूछ लेगा तीसरे नंबर पर क्या होता है, साइन होता है, दूसरे नंबर पर क्या होता है, सेट इन ऑर्डर होता है। तो ऐसे ही अगर वो 5S से क्वेश्चन उठाता है तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर सॉर्ट, ये आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पर सेट इन ऑर्डर, तीसरे नंबर पर शाइन, ये आपको मैं नोट करा दूं, ये सॉर्ट, ये दूसरे नंबर पर साइन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और फाइनल पांचवा सस्टेन। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन, तो 5 हो गए, यानी कि 5S। इसमें तो पाँचों के पाँचों S से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम 5S रखा। तो ये आपको अब बता देगा कि सॉर्ट का मीनिंग हमने कहाँ से क्या रखा है। तो सॉर्ट में क्या आता है, यह 5S का प्रथम S है, और यह अनावश्यक मदों को कार्य प्रणाली से अलग करता है जो वर्तमान उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। यह एक प्रभावी दृश्य विधि है जो, घबराइए नहीं, मैं आप सभी को इन चीज़ों को सबको पढ़ के और फिर समझाता हूँ। पहले पढ़ा दूँ कि लिखा क्या हुआ है, जिससे आपको किताबी लैंग्वेज का भी थोड़ा ज्ञान हो जाए, और फिर उसे समझा देता हूँ। ठीक है,
एक प्रभावी दृश्य विधि है। वीडियो लंबा हो जाए इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे पढ़ना होगा, जिससे नॉलेज लेनी होगी, पेपर पास करना होगा, उसे अपने आप पता है कि पढ़ना तो पड़ेगा। और बिना समझे किसी को याद नहीं होता। रटते रहो रटते रहो। लगभग 7-8 हज़ार क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूरी बुक भी रटेगा तो कहाँ तक रटेगा। 7-8 हज़ार क्वेश्चन छोटे नहीं होते, लेकिन अगर समझ लेगा तो 7-8 हज़ार क्वेश्चनों को 700-800 में तोड़ लेगा। इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो एक प्रभावी दृश्य विधि है जो प्रत्येक मत की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है। ये 4 लाइन लिखी हुई हैं, इसमें से केवल एक लाइन हमें याद रखनी है। वो जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो आप याद रख लेंगे। एक रेड टैगिंग के नाम से जाना जाता है। इसे रेड टैगिंग के नाम से जाना जाता है। संगठनों को सॉर्टिंग से कई फ़ायदे हैं। सॉर्टिंग यानी कि सबसे पहला है ना सॉर्ट, तो इस सॉर्टिंग से कई फ़ायदे हैं। बहुमूल्य फ्लोर क्षेत्र की प्राप्ति और टूटे हुए उपकरण, रद्दी एवं अतिरिक्त कच्चे मालों की विलुप्ति। अब देखो समझो, इसमें क्या है कि जो टूटे हुए उपकरण हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। जब हम सबसे पहले माल को बना रहे हों तो उसमें जो रद्दी वगैरह मिला हुआ है, कोई भी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसकी बिल्कुल साफ़, उस चीज़ को हम बिल्कुल साफ़ लेंगे जिससे वो मटेरियल बनना है। तो उस चीज़ को सबसे पहले साफ़ करना, जिस चीज़ से वो बनना है उस चीज़ को साफ़ करना ही सॉर्ट है, ठीक है। रद्दी को अलग कर लेगा, कच्चे माल को अलग कर लेगा, ठीक है। तो सेट इन ऑर्डर। अब वो क्या करेगा, यह विधि दक्ष एवं प्रभावी संग्रह विधियों को उत्पन्न करने के प्रति केंद्रित है। यह विधि सभी मदों को उचित रूप से व्यवस्थित करती है। जैसे सपोज़ करो कि पहले नंबर पर किसी चीज़ से कुछ बनना है, तो पहले नंबर पर क्या रखना है, दूसरे नंबर पर क्या रखना है, ये चीज़ ये बताएगा। ये चीज़ ये बता रहा है कि सरलता के साथ उसकी लेबलिंग की जा सके, ठीक है। देखो सपोज़ करो हमारा प्रोडक्ट बन गया है ना। तो पहला 5S में से पहला सॉर्ट क्या करेगा, जो उसमें टूटे हुए उपकरण बन गए उन्हें अलग कर देगा, रद्दी अलग कर देगा, अतिरिक्त कच्चे माल को अलग कर देगा, तो उन्हें सबको अलग कर देगा। दूसरे नंबर पर जो उसमें लेबल लगाना है उसकी व्यवस्था कर देगा कि पहले क्या होना है, दूसरे नंबर पर क्या होना है, तीसरे नंबर पर क्या होना है। तो लेबलिंग में सहायता मिलेगी, ठीक है। यह विधि तभी कामयाब हो सकती है जब 5S के प्रथम स्तंभ सॉर्ट के द्वारा अनावश्यक मद कार्य क्षेत्र से अलग कर लिया जाए। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो सपोज़ करो कोई कंपनी पेन बना रही है, तो पेन आपने देखा होगा कि पेन बिल्कुल एक जैसे आते हैं। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई पेन बिल्कुल टूटता ही ना हो मशीन में, कोई पेन बेकार ना होता हो, तिरछा ना बनता हो, सीधा ना बनता हो। मतलब कोई ना कोई कमी किसी ना किसी पार्ट में तो होती होगी ना। तो उसमें क्या होता है, जो प्रथम वाला एस है उससे करने के बाद उसके बाद उस पर नाम वगैरह लिखे जाते हैं कि इन पर नाम लिखा जाएगा और इन पर नहीं लिखा जाएगा। जो बेकार होते हैं उन्हें हटा लिया जाता है। तो प्रथम एस में, और जो बेकार होते हैं उन्हें हटा लिया जाता है। दूसरे वाले एस को तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाला एस, क्योंकि सारे सही हों तभी तो उस पर हम लेबलिंग करेंगे ना। तो उस पर ये तो मैंने आपको पेन का उदाहरण दिया। पेन पे कोई सीरियल नंबर नहीं होता। जैसे आप दवाई का पत्ता लेंगे तो सीरियल नंबर भी लिखा आएगा कि ये कब बना है और कौन से नंबर का या कौन से बैच का है ना, कैप्सूल कौन से बैच का है, उस पर सब लिखा होता है। यह विधि तभी कामयाब हो सकती है जब 5S का प्रथम एस का आपने अपना लिया हो। सतहों को रेतना, लेबल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों की रूपरेखा तैयार करना सेट इन ऑर्डर विधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शाइन में क्या है, यह विधि कार्य क्षेत्र के सभी स्थानों के स्वच्छीकरण विधि से संबंधित है। यानी कि वहाँ पे सफाई, उसमें सफाई, स्वच्छ वातावरण में कार्य करने से कार्यकर्मी किसी यंत्र में हुई खराबी को आसानी से देखकर एवं समझकर उसका निवारण कर सकते हैं। संगठन प्राय शाइन स्तंभों को प्रारंभ करने से पहले शाइन लक्ष्य, असाइनमेंट, विधियों एवं उपकरणों आदि को स्थापित करते हैं। क्या समझ में आया? सीधी सी बात है कि ये
सफाई से मतलब है इसका, ठीक है। साइन उस पर सब हमें सफाई के देनी है। तीसरे नंबर पर स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाना हमने स्टार्ट किया था, हमें जैसा प्रोडक्ट बनाना था तो उसमें स्टैंडर्ड रखा जाता है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है और इससे कम क्वालिटी का नहीं बनाना है या इससे ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के साथ उसकी तुलना करी जाती है, ठीक है। 5 तीसरे स्तंभ, सभी तीसरे स्तंभ के गुजरना जाने के बाद उसमें फिनिशिंग कर ली। फिनिशिंग करने के बाद चौथा आता है स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या रखा इसने, मानकीकरण रखा, यानी कि ये मैं आपको मानकीकरण से संबंधित चीज़ें आपके आगे बताऊंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आपको मापतोल में मानकीकरण आएंगे। वो मानकीकरण कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 5S में सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन की कार्य जिम्मेदारी प्रदान करता है। 5S कार्यों को एक नियमित रूप से समाकलित करता है और 5S को कायम रखने के लिए नियमित जांच आवश्यक है, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बिल्कुल पहले वाले प्रोडक्ट जैसा आप कोई ऑल आउट की मशीन ले आए या ऑल आउट ले आए, तो ऑल आउट का जो रिफ़िल है, अगर उसमें पहले वाली जैसी खुशबू नहीं आएगी या फिर पहले वाले जैसे मच्छर नहीं मारेगा वो, तो आप नहीं लाएंगे। तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक जगह स्टेबल रखती हैं, वो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं देती। पहला वाला प्रोडक्ट अगर अगला वाला प्रोडक्ट अगर चेंज करके देंगे तो आप नहीं ख़रीदेंगे, आप दूसरी कंपनी के पास जाएंगे। अगर आपको पसंद आ गया एक बार तो आप दोबारा से उसे लेने जाएं, तो कंपनियां ये 5S अपनाती हैं। प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए कुछ आवश्यक उपकरण होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। कार्यचक्र चार्ट, दृश्य संकेत, ये इसी में ही काम आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में। सस्टेन में क्या है, यह सबसे कठिन है, ठीक है। उचित रूप से सही विधियां और प्रक्रियाओं को कायम रखना। 5S सस्टेन में क्या है कि इन सभी चीज़ों को जो हमने 4S ऊपर दिए हैं, इन सभी चीज़ों को प्रक्रियाओं को कायम रखना, मतलब इन्हें पूरी तरीके से कायम रखना। यह विधि नई वर्तमान स्थिति एवं संगठन के कार्य क्षेत्र मानक को परिभाषित करने के लिए केंद्रित होती है। इस स्तंभ के बिना बाकी सारे स्तंभों की उपलब्धियां ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाती, यानी कि इसका होना बहुत ज़रूरी है इन चार को बनाए रखने के लिए। ये चार जो हमने पढ़े हैं, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन और स्टैंडर्डाइजेशन को बनाए रखने के लिए 5वें S का प्रयोग करते हैं, सस्टेन का, ठीक है। इसके बिना, इन चारों के बिना बेकार है, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। और इन चारों को भी हैंडल करना है तो 5वें वाला S हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। संकेत और पोस्टर, समाचार पत्र, ठीक है, प्रदर्शन पोस्टर लगे होते हैं, यानी कि लेआउट लगा होता है। आपने देखा हो लेआउट, अगर आप जानते हैं तो जैसे घर में आपके 5 कमरे हैं तो 5 कमरों का चार्ट बाहर लॉबी में लगा दिया जाए कि इस तरफ 2 कमरे हैं, इस तरफ 1 कमरा है और इस तरफ 2 कमरे फिर से हैं। तो वहाँ पर अगर कोई बड़ा घर है और उसमें 15 कमरे हैं तो 15 कमरे का चार्ट बाहर लगा दिया जाता है कि इसमें ऐसे कमरा यहाँ पे है, ऐसे कमरा नंबर है यहाँ पे है, सॉरी। तो ये हमारा 5S से संबंधित चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब आता है हमारा दुर्घटना। कारखानों में विभिन्न प्रकार की मशीनों पर कार्य चलते हैं। देखो, एक टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है? एक टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है और मैं आपको ऐसे ही सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको समझ भी आएगा, ठीक है। दुर्घटना में क्या है, मशीनों के चलते समय आप सभी जानते हैं लापरवाही से, ये मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो लापरवाही से मशीन चला लें या फिर नींद में मशीन चला लें, तो अगर काम करने में इच्छा नहीं है और काम कर रहा है कारीगर, तो भी उससे दुर्घटना होने की संभावना पूरी बनेगी। तो मशीनें, बड़ी मशीनें होते हैं, जैसे आप ट्रक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी तो एक मशीन है। तो वहाँ पर देखो आप कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग लापरवाही से चलाते हैं, वो नशे में चला रहे हों या फिर नींद में चला रहे हों या फिर वो थकावट में चला रहे हों, तो बिना रुचि के चला रहे हों, चलाने का मन नहीं है, चला रहे हों फिर भी मशीन को, तो वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, डेथ तक हो जाती है लोगों की, है ना।
और औद्योगिक दुर्घटना के कारण तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही सुरक्षात्मक उपायों का अभ्यास करना चाहिए। तो सुरक्षात्मक उपाय लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी दुर्घटना होती है पलक झपकते ही हो जाती है, और अगर प्रिकॉशन नहीं लिए जाते तो वो उसका खामियाजा भुगतते हैं अपनी जान वगैरह देकर। कोई हाथ कटवा लेता है, कोई पैर कटवा लेता है, कोई जान से ही जाता है। तो आप सभी इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि कोई भी टेक्निकल काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको उससे संबंधित सुरक्षा के नियमों का आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप दुर्घटना के शिकार होंगे ही होंगे, आप बच ही नहीं सकते। अगर आपको नहीं पता होगा कि बचना कैसे है तो आप बच ही नहीं पाएंगे, है ना। यदि वे प्रारंभ से सुरक्षा नियमों का और साधनों का उपयोग करने की आदत डाल लेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। सीधा सीधा कह दिया उसने, ठीक है। कुशल मानव श्रम हमेशा सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करता है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दुर्घटनाओं के कारणों का ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्यतः दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण निम्न है। असावधानी, केयरलेस, मैंने अभी बताया कि असावधानी अगर बरतेगा तो वो परेशान रहेगा, है ना। कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी और दूसरों की सुरक्षा भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ मशीनें दिखाई हुई हैं और ये उसने दिखाया है कि अगर मशीन चल रही है और वो उस पर लग कर सो गया है, ये देखो, ये अरुचि में निंद्रा में सो गया है, ये इधर वाले माँ से सो गए हैं, ये मशीन चल रही है, यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये दुर्घटना के शिकार अरुचि का सबसे बड़ा कारण है। कभी कभी कारीगर में रुचि नहीं होती और वो काम पर लगा रहता है, ठीक है। जल्दबाजी, अगर वो जो रुचि उसे कहीं जाना है, जल्दबाजी करेगा, ठीक है, तो भी वो दिक्कत खाएगा। अज्ञानता, अगर उसे काम की नॉलेज नहीं है और काम वो कर रहा है तो भी वो दिक्कत खाएगा, ठीक है। उत्सुकता, ज़्यादा उत्सुकता, यानी कि ज़्यादा लोगों को देखा होगा ना कि ये काम करना है, ये करना है, तो उसे आता है नहीं, लेकिन वो ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अपने नॉलेज से ज़्यादा बड़ा काम करना चाहता है, तो भी वो दिक्कत खाएगा, ठीक है। असुरक्षित हस्त औजार, यानी कि कारखानों में मशीनों का रखरखाव ठीक न होना के कारण मशीनी असुरक्षा। देखो, अगर कोई भी औजार आप ऐसे ही कहीं कारखानों में डाल देंगे तो वो किसी के पैर में लग जाएगा, किसी को नुकसान पहुंचा देगा। वही ये बताना चाह रहा है कि हाथ से यूज करने वाले औजार हैं और उन्हें आप कहीं भी रख देते हैं तो ऐसा भी करना आपके लिए असुरक्षित में आएगा। असुरक्षित पहनावा, अगर आप ढीले कपड़े पहन के कोई भारी मशीन चला रहे हैं, कोई तेज़ मशीन चला रहे हैं और उसके पास काम कर रहे हैं, टाई बांध कर या मफलर बांध कर काम कर रहे हैं, तो आप दुर्घटना के शिकार होंगे। तो जो भी जहाँ भी आपका ये बताऊं कि कोई कारखाना वगैरह होता है या काम करने की जगह होती है तो वहाँ पर टाई या मफलर बांध के मशीन को चलाने की अनुमति नहीं होती, ठीक है। ढीले कपड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपके हस्त औजार में आते हैं, या आप आगे पढ़ेंगे कि हथौड़ा, छेनी, आपकी फाइल, आपका स्नैपर कि कैसे कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। असुरक्षित लेआउट, अगर कमरे बने हुए 15 हैं और 15 राइट साइड में 7 हैं और लेफ़्ट साइड में 8 हैं, और आप लेआउट में दिखा दें कि राइट साइड में 8 हैं और लेफ़्ट साइड में 7 हैं, और तो उस हिसाब से वो बार बार नया जो बंदा भर्ती हुआ होगा वो उसी हिसाब से जाएगा जैसे लेआउट लगा होगा, तो वो दिक्कत में आ जाएगा। काम करने का अनुपयुक्त तरीका, ठीक है। स्वच्छता की कमी, अगर स्वच्छता नहीं रखेगा, साफ़ सफाई नहीं रखेगा, मशीन पे तेल गिर गया, उस तेल पे फिर मिट्टियाँ बैठ जाती हैं तो मशीन अच्छे से नहीं चलेगी। तो सफाई की अगर कमी रखेगा, अनुशासन की कमी रखेगा अपने अंदर, तो वो दिक्कत में आएगा। प्रकाश की अनुपस्थिति, अगर प्रकाश की अनुपस्थिति, उचित व्यवस्था नहीं है तो भी वो बिना प्रकाश के अंधेरे में गलती में आ सकता है। खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी न होना, तुमने देखा ना बच्चे क्या करते हैं, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जब वो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बड़ी घटना का शिकार हो जाता है। अस्वस्थता या थकान, नशे की आदत, ये सब दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ये आपका दुर्घटना से संबंधित टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसमें हम आगे इससे संबंधित थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक है आपातकालीन प्रतिक्रियाएं।
आपातकालीन प्रतिक्रियाएं, तो आपातकाल में क्या आता है, आग का लग जाना, शक्ति विफलता, ठीक है, प्रणाली विफलता। तो ये कहीं में आता है, ये आता है आपातकालीन प्रतिक्रियाएं। तो आग लगना, उस पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, ठीक है। पावर फेलिंग, यानी कि अगर ऐसा बिजली चली जाए तो कैसे नियंत्रण कर पाना है। सिस्टम फेलियर, अगर सिस्टम ही फेल हो गया, जो जो सिस्टम हमने यूज किया हुआ है सारा सिस्टम ही फेल हो गया, तो क्या करना है। तो ये इसमें आगे सब चीज़ बताई जाएंगी। ये आगे चलते हैं। बस केवल इतना याद रखो कि ये एक फिटर का ही काम है कि आग आग अगर लग जाती है तो उसे कैसे बुझाएगा, क्या करना है, कौन सी प्रकार की आग होती है, सब चीज़ पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। सुरक्षा संकेत, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलो, सुरक्षा संकेत। तो कारखानों में जो मिस्त्री या मिस्त्री तो नहीं कह सकते, जो आपके कारीगर लगे होते हैं, उनके सिर पे आपने एक हेलमेट देखा होगा। आप पुल वगैरह बनते देख रहे हैं, हाईवे बनते देख रहे हैं, तो वहाँ पे इंजीनियर्स पीले रंग की और सफ़ेद रंग की कैप लगाए होते हैं। तो कैप कौन से रंग की कौन लगाता है, किस लेवल का आदमी कौन से रंग की कैप लगाता है, यानी कि सबके अपने ग्रेड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सुरक्षा संकेत उन्हें बताए जाते हैं कि क्या काम उन्हें करना है और क्या नहीं करना है, क्या अनिवार्य रूप से करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। कौन सा संकेत उन्हें सूचना के द्वारा, सूचनात्मक संकेत कौन सा होगा, सूचना के द्वारा कैसा देगा, चेतावनी क्या कौन से संकेत से दी जाएगी, तो उन्हें सब चीज़ बताई जाती है। जैसे आपने देखा होगा बिजली के अगर खंभा या फिर कहीं ट्रांसफार्मर रखा हुआ है तो उस पर तुमने डेंजर का चिन्ह बना हुआ देखा होगा, तो वो संकेत में आता है। डेंजर लिखा हुआ है ना, और खोपड़ी सी बनी रहती है, तो वो संकेत में आता है कि यहाँ पर खतरा है ना। तो यही आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला 4 हैं, निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक संकेत। 4 प्रकार के संकेत हैं और ये पूछ लेता है, ठीक है। चलते हैं निषेधात्मक। पहला, निषेधात्मक में वो चीज़ आती है कि कारखाने के अंदर ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जैसे आप मेट्रो में या फिर कहीं बस में सफ़र करेंगे तो आपको ये पहले वाले जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये आपको दिखाई दे जाएंगे। इसमें जो ब्लैक एंड वाइट दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये चिन्ह की पहचान पूछ लेता है, ये चिन्ह बनाए कैसे जाते हैं। तो जो इंजीनियर होता है ये वही उसी का काम होता है बनाने का, पेंट करके तो वो इन्हें बनाता है। तो ये सब निषेधात्मक, अगर कोई चिन्ह बनवा रहा है आपसे, आप अगर आने वाले टाइम में कोई काम करते हैं और वो आपको काम मिलता है तो निषेधात्मक चिन्ह आप कहीं में बनाएंगे। एक गोल लेंगे, गोले में, और गोले में संकेत जो होगा वो लाल रंग का होगा। बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाया जाएगा। देखो, जो गोला होगा वो लाल रंग का होगा, ठीक है। बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद लाल रंग से बॉर्डर बनेगा, क्रॉस भी लाल रंग से बनेगा, सफ़ेद बैकग्राउंड होगी, वाइट बैकग्राउंड होगी, और आकृति जो अंदर बनेगी, जैसे यहाँ पे सिगरेट की आकृति है वो काले रंग की बनेगी, सिगरेट की आकृति काले रंग की बनेगी। लाल रंग से ये गोला और इसे काटे हुए जो दिखा रहा है वो लाल रंग से बनेगा, और बैकग्राउंड में इसका सफ़ेद रहेगा, ठीक है। इसे विशेष रूप से विशेष प्रकार के कार्य करने से मना करने के लिए बनाया जाता है। जैसे सिगरेट ना पीना, आग ना जलाना, यहाँ पर दौड़ना नहीं है, ये इसके संकेत हैं। अनिवार्य संकेत में क्या आता है, अनिवार्य संकेत अगर आप बनाने जा रहे हैं तो अनिवार्य संकेत को आप कैसे बनाएंगे। नीली पृष्ठभूमि, यानी कि नीली तो इसकी बैकग्राउंड लेंगे और सफ़ेद इस पर चिन्ह बनाएंगे और वृत्त के आकार में बनाएंगे। नीली बैकग्राउंड होगी और सफ़ेद उस पर चिन्ह होगा, और वृत्त में होगा। वृत्त में ये भी है और वृत्त में ये भी है, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं है। अनिवार्य है, वो लगानी ज़रूरी है। टोपी लगाओ, चश्मा लगाओ, हेडफोन लगाओ, आवाज़ ज़्यादा हो रही हो तो जूते पहनो, ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ, है ना। सेफ्टी हार्नेस, बेल्ट, यानी कि बेल्ट पहनो, ठीक है। और यूज एडजस्टेबल गार्ड, ठीक है, इस गार्ड को यूज करो अगर कटर कहीं लगे। और हाथ ज़रूर धो लो, क्योंकि केमिकल अगर आपके हाथों पे लग गया होगा तो आपको नुकसान देगा अगर आप केमिस्ट्री लैब में जा रहे हैं, ठीक है।
चेतावनी संकेत, फिटर कहीं भी जा सकता है, केमिस्ट्री लैब तक में भी फिटर की जॉब लग सकती है, ठीक है, कोई मना नहीं है, क्योंकि हर जगह फिटर का काम होता है। फिटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फिटर जहाँ काम ना कर सकता हो। चेतावनी संकेत, और वो काम डिपेंड करता है कि फर्नीचर बना रहा है, कोई चीज़ टूट गई है उसे सुधारने गया है ना। चेतावनी संकेत, चेतावनी संकेत नीली पृष्ठभूमि, जो बैकग्राउंड होगा उसका नीला पीला पीला होगा, सॉरी पीला तो बैकग्राउंड होगा और चित्र बनेगा काले रंग से, ठीक है, पीला, और इसका जो चिन्ह बनेगा वो त्रिभुज में बनेगा। हर कोई आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज में बनेगा। तो त्रिभुज में बनने वाला जो भी अगर कोई चिन्ह बना हुआ है और वो त्रिभुज में बना हुआ है तो वो चेतावनी में आता है। सीधा सीधा आप इसकी पहचान कर सकते हैं। नीली पृष्ठभूमि में कोई चीज़ बनी हुई है वो अनिवार्य संकेत में है, चेतावनी संकेत, ठीक है। ऐसे पूछता है, जैसे आपको ये 15वें नंबर पर ये आपको दिखा रहा है डेंजर का, है ना, या फिर आपको ये कौन सा पता होगा आपको, ये पहले वाला 13 नंबर पर जो लिखा है रिस्क ऑफ फायर। तो ये जो आग यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आग लगने का खतरा है, चेतावनी संकेत ये दे रहा है कि यहाँ पे आग लगने का खतरा है, यहाँ मत जाएं, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉट, यानी दूसरे नंबर पर या 14वें नंबर पर देखिए, इलेक्ट्रिक शॉट के लिए उसने इलेक्ट्रिक शॉट के लिए एक चिन्ह दिया हुआ है। तो आपसे ये चिन्ह दे के पूछ लेगा, या तो ऐसा चिन्ह दे के पूछ लेगा कि ये कौन से संकेत में आता है, तो चेतावनी संकेत में आता है, और या फिर दूसरी तरीके से पूछ लेगा कि ये चिन्ह क्या दर्शाता है। जैसे ये फायर को दर्शा रहा है तो इसमें लिखेगा नहीं नीचे कि ये चिन्ह किसको दर्शा रहा है, फायर को दर्शा है, दूसरे वाला चिन्ह इलेक्ट्रिक शॉट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यह चीज़ आप संकेत जो हैं, लेज़र बीम का संकेत, ठीक है, रेडिएशन का संकेत, ये चीज़ें आप इन पे से देख के ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। सब नाम को नेट पे से देख सकते हैं कि किसका संकेत कैसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं सूचनात्मक संकेत में। सूचनात्मक संकेत में क्या होता है, जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं, खासकर मेट्रो वगैरह से आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको एग्ज़िट देखना पड़ता है कि एग्ज़िट किधर से है, बाहर कैसे निकलें। तो वहाँ पे क्या होता है, हरी पृष्ठभूमि होती है, हरा तो बैकग्राउंड होगा और सफ़ेद रंग से उस पर लिखा होगा एग्ज़िट, है ना। या फिर आपने देखा होगा डॉक्टर के लिए प्लस का निशान बनाया होता है, तो डॉक्टर के लिए प्लस का निशान बनाया होता है, तो डॉक्टर के जहाँ पे डॉक्टर होता है वहाँ पर पता लग जाता है, अस्पताल होता है तो पता लग जाता है कि वाइट बैकग्राउंड पे लाल रंग से प्लस बना दिया जाता है, वो हमारा अनिवार्य संकेत में आ जाता है। अब आ जाते हैं साधारण सुरक्षा नियम। ये साधारण सुरक्षा नियम है, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सुरक्षा नियम तो सुरक्षा नियम है, सारे सुरक्षा नियम ही हैं। आपको ग्लव्स पहनने हैं, चश्मा पहनना है, हेलमेट लगाना है ना। तो जितने भी ये सुरक्षा नियम है ये आपको याद रखना है। मशीनी सुरक्षा नियम, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, वो होगा फर्स्ट एड से रिलेटेड, है ना। कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, होते ही हैं लोग, तो हो जाता है तो फिर क्या करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा चिकित्सा, आप खुद ही चिकित्सक बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर तो है नहीं लैब के वो कारखाने के अंदर, तो आपको चिकित्सक खुद ही बनना पड़ेगा, पहला चिकित्सक आप ही बनेंगे। तो दुर्घटना हो जाती है तो फर्स्ट एड आपने सुना होगा, प्राथमिक चिकित्सा में आता है फर्स्ट एड, है ना। तो उसमें क्या होता है, इसमें हम थल पर सपोज़ करो किसी को चोट लग गई, चोट लगने के बाद आप जो सबसे पहले उसे प्रिकॉशन देंगे, आप जो कुछ भी उसके लिए सबसे पहले करेंगे वही आपका फ़र्स्ट एड में आता है। चोट लग गई, उसे वहाँ से उठाएंगे, उसे पानी पिलाएंगे, उसके घाव को दबाएंगे, उस पर कपड़ा बांध देंगे, खून निकलने से रोकेंगे, यह आपका सब फ़र्स्ट एड में आता है। या फिर आपके पास डिटोल है, कोई हल्की चोट लगी है तो डिटोल से उसे लगा देंगे, बेटाडीन है या बैंडेड है तो बैंडेड लगा देंगे, यह आपका फर्स्ट एड में आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जब उसे वो घायल अवस्था में है तो उसे अस्पताल ले जा सकते हैं, है ना। तो जो आपने किया है वो फर्स्ट एड में आता है, ठीक है।
जो भी आप कर सकते हैं, और वही चीज़ आपको बताई जाएंगी कि अगर वो गंभीर रूप से घायल हो गया है तो क्या करना है, और अगर वो सिंपल रूप से थोड़ा घायल हुआ है तो क्या करना है। वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। वही चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और फिर आगे चलेंगे। सपोज करो कि इसमें कुछ विधियाँ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट, देखो ऐसे व्यक्ति जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उन्हें चिकित्सक बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो प्राथमिक उपचार दिए जाते हैं, जो भी प्राथमिक उपचार आप दे रहे हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट किसे कहते हैं? जो प्राथमिक उपचार दिए जा रहा है उस उपचार को बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो हम प्रिकॉशन उसे दे रहे हैं वो बेसिक लाइफ सपोर्ट में आता है। आम बोलचाल की भाषा में उन्हें जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार भी कहते हैं। अब बेसिक लाइफ सपोर्ट डॉक्टरी लाइन में चिकित्सक कहते हैं, और प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड हम जैसे आम लोग कह देते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट तीन क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें अंग्रेजी के प्रथम 3 अक्षर ABC से दर्शाया जाता है। ए का अर्थ होता है एयरवेज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखो, ये मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ए का अर्थ बेसिक लाइफ सपोर्ट या फर्स्ट एड में ए का अर्थ तीन स्पोर्ट होते हैं ना, तो ए का अर्थ एयरवेज, बी का अर्थ ब्रीथिंग, ठीक है, सांस, वायु मार्ग साफ़ करना, एयरवेज में वायु मार्ग साफ़ करना। बी का अर्थ होता है ब्रीथिंग, सांस को पुनः चालू करना अगर सांस उसकी रुक गई है। सी का अर्थ है रक्त परिसंचरण, ठीक है, सी का अर्थ है सर्कुलेशन, अगर उसका दिल धड़कना बंद हो गया है या फिर वो सचेत अवस्था में चला गया है तो उसके दिल पर ज़ोर से थोड़ा प्रहार टाइप करके उसका रक्त परिसंचरण करना। तो ABC 3 प्रकार। इसमें ए के बारे में पूछा हुआ है कि ए का मतलब क्या था। फर्स्ट एड में ए का मतलब तो तीन अक्षर होते हैं ABC, उसमें एयरवेज होता है, ब्रीथिंग होता है और सर्कुलेशन होता है। तो वायुमंडल में 20% ऑक्सीजन होती है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। ये आपको सिंपली चीज़ बताई हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये वायुमंडल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये फिटर से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। तो कृत्रिम सांस देना, रोगी को लेटाकर सीधे उसकी पीठ की ओर झुका देना, गर्दन के नीचे झुकाएं, ठोड़ी ऊपर उठाकर अपनी उंगली और अंगूठे से उसका मुंह खोलना, तर्जनी, तो ये सब चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। और इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, ये हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे कि किसका नाम क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ये इस प्रकार उसे जांच करना होता है, उसकी पहले नब्ज़ देखनी होती है, फिर उसका सांस देखना होता है, गर्दन की नस फड़क रही है नहीं फड़क रही है, जांग के पास की नस फड़क रही है नहीं फड़क रही है, उसकी सांस देखने होती है, सांस चल रही है नहीं चल रही है, तो उसे सीधी गर्दन कर देनी है, फिर थोड़ा ऊपर गर्दन कर देनी है, ठीक है। अगर उसे सांस नहीं आ रही है तो उसके मुंह पर कपड़ा डाल के मुंह से मुंह पे सांस दी जाती है। तो इन चीज़ों के भी अलग अलग नाम होते हैं टेक्निकल लाइन में कि इन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा हम क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है कि फिटर ट्रेड के अंतर्गत किस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। फिटर ट्रेड के अंतर्गत मशीन, बेंच, पाइप फिटर आते हैं, जिनमें से केवल बेंच फिटर के प्रशिक्षण की इस स्तर पर व्यवस्था है। फिटर से क्या अभिप्राय है? फिटर से अभिप्राय उस कारीगर से है जो विभिन्न पुर्जों को जोड़कर मशीन तैयार करता है या उसे खोलता है और उसकी मरम्मत करता है। बेंच फिटर का मुख्यतः क्या कार्य है? पुर्जे बनाना, उन्हें जोड़ना, मशीन तैयार करना, ठीक है। फिटर ट्रेड के अंतर्गत किन अन्य ट्रेडों का बेसिक कार्य की सहायक होने का कारण सिखाया जाता है? तो सीट मेटल कार्य, वेल्डर, टर्नल, फोर्जर और हीट ट्रीटर और पाइप फिटर, ठीक है।
ये सब ट्रेड इससे संबंधित होती हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का क्या ध्येय है? कुशल मानव श्रम तैयार करना। जो नॉर्मल आपके मिस्त्री होते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं, तो दुकान पर काम कर रहे होते हैं, अगर वो पढ़े लिखे हों, अगर उन्होंने ITI सर्टिफिकेट किया हुआ होता है, तो उनके कार्य में और नॉर्मल जो मिस्त्री होता है उनके कार्य में एक अलग प्रोफेशनल लाइन का अंतर होता है। व्यवहार में भी और उनके कार्य में भी आपको दिख जाएगा कि हाँ, इसका कार्य अलग ही है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ होता है, उसे पता है किस सीक्वेंस में कार्य करना है, किस स्तर पर कार्य करना है। कुशल मानव श्रम की क्या विशेषता है? कुशल मानव श्रम हमेशा सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करता है। वो ऐसे इधर उधर नहीं काम करेगा, वो आपको सुरक्षात्मक ढंग से काम करता हुआ महसूस होगा। सामान्यतः दुर्घटना के मूल में प्रमुख कारण क्या होते हैं? तो हमने पढ़ा है असावधानी, अरुचि, जल्दबाजी, ठीक है, अज्ञानता, उत्सुकता, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित पहनावा, काम करने का गलत तरीका और अनुशासनहीनता। ये सब सामान्य दुर्घटना हो जाएगी अगर ये सब चीज़ें होंगी उसके अंदर। प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षकों को सुरक्षा चिन्हों की जानकारी दिया जाना क्यों आवश्यक है? तो जो प्रशिक्षण काल है, यानी कि जो ITI करने आया है बंदा, जो पढ़ाई करने आया है, तो प्रशिक्षण काल में उनको प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। तो प्रशिक्षण केंद्रों और सामान्य जनजीवन में उनकी उपयोगिता को सुधारने के लिए, ठीक है, जिससे वो अपने जीवन में ज़्यादा दिक्कतों का सामना आगे ना करें। निषेधात्मक चिन्हों की आकृतिक विशेषता बताइए। तो निषेधात्मक चिन्ह, आइए, मैंने आपको अभी बताया कि निषेधात्मक चिन्ह किस आकृति में बनते हैं। इसने वही बताया कि वृत्त के आकार में बनेंगे, और ये चिन्ह लाल रंग के बॉर्डर में बनेंगे। क्रॉस भी इनका लाल रंग का होगा, और सफ़ेद पृष्ठभूमि होगी, बैकग्राउंड सफ़ेद होगी, और काली आकृति बनेगी। जो आपको सिगरेट अभी दिखाई थी, तो सिगरेट निषेधात्मक में आती है। वो जो बना हुआ है उसका बॉर्डर भी लाल रंग का बनेगा, क्रॉस भी लाल रंग का बनेगा, उसमें सिगरेट काले आकृति की बनेगी, और जो बीच का खाली स्थान है वो सफ़ेद रंग का रखा जाएगा, ठीक है। अनिवार्य संकेत की आकृति विशेषता कैसी है? नीली पृष्ठभूमि होगी, सफ़ेद चिन्ह होंगे, और वृत्त के आकार में बनाया जाएगा। चेतावनी हमेशा त्रिभुज में बनाई जाएगी, पीली पृष्ठभूमि रखी जाएगी, और चिन्ह काले रंग का बनाया जाएगा। सूचनात्मक चिन्हों की आकृति की विशेषता कैसी है? वर्गाकार आकृति के चिन्ह हरी पृष्ठभूमि में और सफ़ेद रंग की आकृति में बनाए जाएंगे। अगर डॉक्टरी लाइन में जाएँ तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि और लाल रंग का, ये दोनों आपको याद रखना है, सफ़ेद पे लाल और हरे पे सफ़ेद, ऐसे चलेगा। साधारण सुरक्षा नियमों में क्या सन्निहित है? जब हम संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें अपनी सुरक्षा के साथ ही मशीनों एवं कार्यखंड की सुरक्षा भी सन्निहित होती है, ठीक है। किस स्थिति में मशीन की असुरक्षित कहना उपयुक्त होगा? मशीन को असुरक्षित, तो मशीन का अगर लेआउट गलत है, ठीक है, गार्डनिंग व्यवस्था अपर्याप्त है, अनुपयुक्त प्रकाश है, अनुपयुक्त कार्य दक्षता है, लीकेज कहीं से हो रहा है, स्विचिंग संयोजन ठीक नहीं है, यानी कि स्विच सही से नहीं लगे हुए, तो स्पार्किंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वहीं और असुरक्षित में आएंगी मशीनों की, ठीक है। कार्यशाला में सुरक्षा के ध्येय से क्या अनिवार्य कहा जा सकता है? दुर्घटना के सामान्य कारणों का ज्ञान और सुरक्षा वेशभूषा आदि सामान्य ज्ञान में आता है। कार्यखंड की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या उपाय करना चाहिए? कार्यखंड को चढ़ाने, उतारने और उस पर ऑपरेशन प्रक्रिया में सावधानी और उपयुक्त कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कूलेंट का प्रयोग भी होता है, जो तेज़ मशीन चलती है, वह गर्म हो जाता है, वह औजार और कार्यखंड के बीच में जो घर्षण होता है उससे वह गर्म हो जाते हैं, उन पर कूलेंट डाला जाता है। हस्त औजारों के प्रकार में क्या सुरक्षा उपयोग की, पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ी देर, 16वें नंबर पर। इसमें जो कूलेंट का काम है वो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पत्थर कटिंग होता है ना, पत्थर काटते हैं तो उसमें पानी का यूज़ करते हैं, तो वो उस समय कूलेंट का काम कर रहा होता है, पानी, ठीक है। पानी एक तरह का उसमें कूलेंट का काम कर रहा होता है, पत्थर और ब्लेड को अधिक गर्म होने से बचा रहा होता है, ठीक है। तो हस्त औजारों के प्रयोग में क्या सुरक्षा, बिल्कुल सेम, हस्त औजारों के प्रयोग में क्या सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए? तो हस्त औजारों को उन्हें चिकनाई रहित रखना चाहिए। अगर आप प्लास पकड़ रहे हैं और प्लास चिकना है तो आपकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, इसीलिए उन्हें चिकनाई रहित रखना चाहिए। प्रयोग दक्षता की अनुपयुक्तता का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
दुर्घटना से कैसे बचा सकता है? सुरक्षा नियमों का अनुपालन करके दुर्घटना से बचा सकता है। कहीं आप अगर सड़क पे भी चल रहे हैं या फिर किसी कारखाना में काम कर रहे हैं तो सुरक्षा नियमों का आप अगर पालन करेंगे तो दुर्घटना से बचे रहेंगे। विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत वायरिंग में लगी आग को कैसे बुझाना चाहिए? तो ये आग को बुझाने की सारी प्रक्रिया हम आग में पढ़ेंगे। एक टॉपिक आग का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। आग को किन प्रकार की आग को किस श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आग के पार्ट से। ठीक है, तो सूखी रेत और झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र, ये अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं ये भी मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, प्राथमिक उपचार से क्या आशय है? किसी दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति का चिकित्सक के आने से पूर्व किए जाने वाले उपचार में प्राथमिक उपचार आ जाता है। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को स्थायी रूप से हानि पहुंचने की आशंका कब रहती है? यदि उस व्यक्ति के दिल की धड़कन बंद हो जाए और उसको 3 मिनट के भीतर पुनः सुचारू नहीं होती तो वो मस्तिष्क में चोट आने की संभावना। मस्तिष्क में सबसे कमज़ोर यानी कि सेल अगर मस्तिष्क की काम करना बंद कर दी तो फिर 3 मिनट या 5 मिनट से ऊपर आदमी को हो गए तो वो फिर सही नहीं हो पाता। बेसिक लाइफ सपोर्ट की 3 प्रक्रियाएं, एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये मैंने आपको बताया है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में कितने 3 होते हैं। 3 क्या होते हैं? 3 अक्षर होते हैं, ए बी सी, और ए से बनता है एयरवेज, बी से बनता है ब्रीथिंग, सी से बनता है सर्कुलेशन। जीवन के अन्य अनिवार्य ऑक्सीजन की वायुमंडल में कितनी मात्रा होती है? जीवन के लिए अनिवार्य ऑक्सीजन की वायुमंडल में कितनी मात्रा होती है? 20% ऑक्सीजन, 20%। कृत्रिम श्वास देने की प्रथम अनिवार्यता क्या है? श्वास नली को साफ करना। प्राथमिक उपचार बॉक्स क्या होता है? लकड़ी अथवा लोह सीट से निर्मित वह बॉक्स जिसमें प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं और अन्य सामग्री रखी जाती है वो प्राथमिक उपचार बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। उसमें प्राथमिक उपचार से संबंधित चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए वो आपको बता रखा है। आयोडीन होना चाहिए, मर्क्यूरी क्रोम होना चाहिए, बर्नॉल होना चाहिए, टिंचर ये डिटॉल होना चाहिए, दर्दनाशक दवाई होनी चाहिए, पट्टियाँ होनी चाहिए। ठीक है, रुई होनी चाहिए, सेफ्टी पिन होना चाहिए, कच्चा प्लास्टर होना चाहिए, लकड़ी की छोटी पट्टिका होनी चाहिए। ठीक है, ग्लास ड्रॉपर, कैंची, छोटा चाकू आदि बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। खुली चोट में दुष्परिणामों से बचने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? रक्तस्राव को जल्दी से जल्दी बंद करने का प्रयास करना चाहिए। चोट के लगने पर प्रथमतः क्या होता है? चोट लगने पर रक्त वाहिनियाँ टूट फूट जाती हैं और रक्तस्राव होने लगता है। वायु स्राव किन स्थितियों में होता है? नक्षीर और अस्थि भंग की दशा में, किसी अंग के फट जाने पर या ठोकर लग जाने पर रक्त बाहर की तरफ बहता है, उसे बाह्य स्राव कहते हैं। रक्तस्राव को रोकने की सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? घाव के ऊपर हाथ या उंगली से अथवा घाव पर पट्टी बांधकर सीधे या स्थानीय दबाव डालकर, या तो उस पर हाथ से या उंगली से दबाव डालो या फिर उस पर सीधे पट्टे बांधो, है ना। टूर्निकेट क्या है? यह एक विशेष प्रकार की पट्टी है, अत्यधिक कसकर बांधा जा सकना संभव है, इसे अत्यधिक कसकर टूर्निकेट को। नक्सीर के कारण प्राय क्या होता है? सिर की हड्डी टूटना, चेहरे पर चोट। ठीक है, सिनुसाइटिस, नाक के अंदर संक्रमण, अधिक रक्तदाब से नक्सीर हो जाता है। आंतरिक स्राव में क्या होता है? आंतरिक स्राव में क्या होता है? अंदर की तरफ रक्त बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन अंदर की तरफ आपने देखा होगा, आपकी अगर कभी खाल बिछ जाए तो रक्त बाहर ना आने पर एक धब्बा सा बन जाता है, काला काला धब्बा बन जाता है और उसमें काफ़ी दर्द होता है, तो वो आंतरिक स्राव कहलाता है। चोट लगने पर रक्त शरीर के बाहर नहीं निकलता वरन आंतरिक अंग में निकलकर अन्य आंतरिक अंगों में जमा होने लगता है। यह घातक स्थिति पैदा कर सकता है। जैसे सिर में नस फट जाती है लोगों की, तो सिर में नस फट के वो खून बाहर नहीं निकल पाता, उसे आंतरिक स्राव कहते हैं। वो अंदर ही जम जाता है और वो फिर आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। मुंह और गुदा से तथा पेशाब के साथ खून आना किसका घातक होता है? आंतरिक रक्तस्राव, यानी कि अगर पेशाब के साथ आपका खून आ रहा है तो आपके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ चुका है, आपका खून अंदरूनी रूप से बह रहा है। अत्यधिक आंतरिक स्राव
होने का क्या परिणाम हो सकता है? मृत्यु हो जाती है? कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है। पीड़ित को पुलित पुतली फैल जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना में मूर्छित व्यक्ति को पेय पदार्थ क्यों नहीं देना चाहिए? श्वास नलिका में पेय जाने से दम घुटने का भय रहता है। दुर्घटना में एकदम से पानी नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त उसके मुंह पे मार दो, लेकिन पिलाओ मत। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को खाद्य पेय पदार्थ खाने पीने के लिए देने या न देने का निर्णय किसका होता है? तो चिकित्सक उसे खाने को देना है या नहीं देना है, और तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। ड्यूटी पर जाते समय कारीगर को मदिरापान तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। कोई ड्यूटी पर जा रहा हो या ना जा रहा हो, वो अपने शरीर को खो देगा एक दिन। उसके चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त होने का भय रहता है ना। लेथ मशीन पर लंबे चिप्स बनने पर उन्हें हाथ से क्यों नहीं हटाना चाहिए? जो लेथ मशीन होती है, आपने अगर देखी हो, लेथ मशीन पर गोल गोल चिप्स के रूप में धातु कटती है, तो वो चिप्स नीचे गिरती है और वो बहुत पैनी होती है। उस पर धारनुमा होती है, उससे हाथ कट सकता है चिप्स, ठीक है। चिप्स बोलते हैं उन्हें। ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के समक्ष खड़े होकर न देखने का परामर्श क्यों दिया जाता है? ग्राइंडिंग प्रक्रिया में बन रहे चिप्स आँख में गिर सकते हैं, ठीक है। जो उससे पदार्थ हट रहा है वो आँख में गिर सकता है, ठीक है। जहाँ विद्युत फिटिंग या मोटर हो वहाँ आग लगने पर भी पानी क्यों नहीं फेंकना चाहिए? तो जहाँ ये बात ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर बिजली से कहीं आग लगी हुई है तो पानी नहीं फेंकना, या फिर मिट्टी तेल पेट्रोल से आग लगी हुई है तो उस पर पानी नहीं फेंका जाता। वहाँ पानी फेंकने से और ज़्यादा भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। पानी फेंककर करंट फैलने का भय हो जाएगा। या अगर तेल से आग लगी हुई है और तेल में तुमने पानी फेंक दिया, तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है और उस पानी की सहायता से वो और भी ज़्यादा जगह बहकर आग फैलाएगा, है ना। कार्यशाला में कारीगरों को अधिक लंबे बाल खुले क्यों नहीं रखने चाहिए? कोई लेडीज़ अगर काम कर रही है और उसके बाल लंबे हैं तो बालों को लपेट कर काम करना चाहिए, नहीं तो वो बाल फंस जाएंगे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी वो लड़की। या फिर कोई किसी के बाल लंबे हैं तो वो आदमी भी हो सकता है। मशीन संचालन का ज्ञान न होने की दशा में उसका प्रचलन क्यों नहीं करना चाहिए? अज्ञानता से प्रचलन करने पर दुर्घटना होगी। छेनी के हेड और हथौड़े के फेस पर चिकनाई क्यों नहीं लगने देनी चाहिए? हथौड़ा फिसल कर किसी को भी लग जाएगा, ठीक है। लकड़ी को ग्राइंडर पर या ग्राइंड क्यों नहीं करना चाहिए? मुलायम होने के कारण लकड़ी के रेशे वेल में फंस जाते हैं और एब्रेसिव कणों को ढक लेते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति को कार्य क्यों नहीं करने देना चाहिए? शारीरिक असक्षमता से दुर्घटना हो जाएगी। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा और दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। इससे बढ़िया काम ही मत कराओ उससे। आज के युग में फिटरों की महती आवश्यकता है। फिटर बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के परिक्रम करने वाली मशीनों को मशीन टूल कहते हैं, ठीक है। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली घटना को दुर्घटना कहते हैं। असावधानी दुर्घटना का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। कारखानों में कारीगर को नशा करके कदापि नहीं आना चाहिए। भारी सामान उठाते समय रीढ़ को सीधा रखना चाहिए। या आपको एक चीज़ बता दूं मैं, कारखानों में कारीगर को नशा करके नहीं आना चाहिए। ये ALP में तो बाकायदा टेस्ट होकर ही आप जाओगे। अगर आप ALP के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ALP बन जाते हैं, तो वहाँ पर आपको टेस्ट देकर ही ड्राइव करने दिया जाएगा, नहीं तो ट्रेन के इंजन पर आप जा भी नहीं पाएंगे। समय की बचत करने के लिए लेथ चक को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। अगर लेथ मशीन का चक घूम रहा है और उसे आप हाथ से रोकना चाह रहे हैं तो आपके हाथ को क्षति पहुंच सकती है। आप हाथ से मत रोकिए। जैसे पंखा घूमता हुआ रोकना, बिल्कुल सेम कार्य वहाँ होगा। ग्राइंडिंग करते समय कारीगर को व्हील के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। मशीन का मेन स्विच ऑपरेटर के पास ही होना चाहिए। जो मशीन है और वो चल रही है और उसे ऑपरेट जो कोई आदमी उसे चला रहा है उसके पास ही उसका मेन स्विच भी होना चाहिए, जिससे वो उसे एकदम से बंद कर सके। दबाव डालने से सामान्यतः रक्तस्राव कम हो जाता है। अगर घाव पर दबाव डाल दें तो रक्त बहना कम हो जाता है। नट बोल्टों को अधिक शक्ति से कसने के लिए पाइप का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अस्वस्थ होने पर कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। लेत पर से लंबे चिप्स हटाने के लिए हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो गर्म हुए रहते हैं, उन्हें हाथ से नहीं हटाना चाहिए। और वो गर्म होने के साथ साथ बहुत ही पैने होते हैं, वो खाल को फाड़ देंगे। दुर्घटनाएं बिना किसी सूचना के कभी भी कहीं भी और किसी के भी साथ घट सकती हैं। इसीलिए फिटर आपको ये चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, और ये चीज़ें आपको दुर्घटना से संबंधित, फर्स्ट एड से संबंधित चीज़ें पूछ लेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये लंबा हो गया वीडियो, 1 घंटे का वीडियो हो गया, देख लेना। ओके, थैंक यू, बाय।